मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में वी आर क्लियरिंग डाउट्स ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स। ये डाउट्स जो कि आप कोरा पे पोस्ट कर रहे हैं, इनको मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो डाउट मैंने चूज़ किया है वो है रिडक्शन इन मियोसिस 1। सो ये जो मियोसिस 1 है, ये बहुत से बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा, और जिनमें क्षितिज, आकांक्षा, शक्ति, तन्मय, देवाश्री ये सब इंक्लूडेड है। और बहुत से बच्चों ने मुझसे मियोसिस 1 के बारे में पूछा, तो मुझे लगा कि मुझे इसका पहले एक वीडियो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स का करना चाहिए। सो हो सकता है कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं मियोसिस की, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक्स बताऊंगा आपको मियोसिस 1 की, और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी स्टेज वाइज मुझे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप जैसे अच्छे बच्चों को हो सकता है कि स्टेज के इवेंट्स के बारे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जो बेसिक जो कंसेप्ट है इसके पीछे मियोसिस की, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको स्टेज से कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि मैं हर एक स्टेज आपके साथ डिस्कस करूं, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में वीडियो के डाल दीजिए। मैं एक और वीडियो हर एक स्टेज के बारे में, मियोसिस 1 के बारे में भी कर दूंगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स के सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। पहली चीज बड़ी आसानी से हमें पता है कि सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम का टोटल नंबर हमने कहा 46 है। इस 46 को हमने ये कहा कि 23 पेयर्स हैं, और इन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं ये ऑटोजोम्स हैं, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 1 की मान लीजिए 2 कॉपीज हैं, इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 22 की भी 2 कॉपीज हैं। सभी क्रोमोसोम्स की 2-2 कॉपीज होंगी, और अगर हम एक फीमेल ले लें तो उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। इस तरह से ये 23 पेयर्स हो गए। हर एक पेयर का एक मेंबर एक पेरेंट से मिला, तो आप एक को मैटरनल कहेंगे, एक को पैटर्नल कहेंगे, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इस क्रोमोसोम पर होगी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम पर भी होगी। इसीलिए इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए कि इस 23 पेयर्स को मैं कह रहा हूं कि ये एक्चुअली 2 सेट्स है। 23 पेयर को मैं फर्दर क्या कह रहा हूं कि 2 सेट्स हैं। एक सेट में, हर एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। हर एक पेयर का एक एक मेंबर हर एक सेट में प्रेजेंट होगा। अब हमने इस 23 पेयर्स को क्या कह दिया कि ये 2 सेट्स हैं। अब ये जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है उसे आप कहते हैं प्लॉइडी। इस शब्द को समझिए। अब क्योंकि इसमें कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं, तो 2 के लिए शब्द क्या इस्तेमाल होगा, डाई। इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझिए कि जो जैसे क्रोमोसोम है, अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तो कंडेंस्ड क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनता है, और आप जानते हैं कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम के एंड्स को आप टीलोमियर कहते हैं, और क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ डीएनए। इसका मतलब इसके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल लोकेटेड होगा। ये डीएनए मॉलिक्यूल हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अब एक चीज देखिए कि जिस टाइम पर सेल साइकिल होती है, मैंने इस चीज को क्या कहा, इसको मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम आपको सेल डिवीजन के दौरान दिखाई देता है। इंटरफेस में आपको इतना कंडेंस्ड क्रोमैटिन नहीं दिखाई देगा। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल सेल डिवीजन के दौरान होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने ये कहा कि इसके एंड्स क्या है, टीलोमियर्स हैं। ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और हमने ये कहा कि ये कैरी कर रहा है डीएनए को, और इसके ऊपर एक ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये एक क्रोमोसोम है। अब अगर आप सेल साइकिल की बात करें, बड़े ध्यान से देखिए, तो सेल साइकिल में जब भी सेल ये डिसाइड करता है कि उसे डिवाइड करना है, तो वो G1 फेज से निकल के S फेज में आ जाता है। यहां पर एक चेक पॉइंट होता है, आपको याद आ रहा होगा, G1S चेक पॉइंट कहते हैं। और ये सेल यहां से निकल के किस में आता है, S फेज में आता है। और S फेज में आने का मतलब ये है कि यहां पर वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। देखिए डीएनए किसके ऊपर लोकेटेड है, क्रोमोसोम पर। तो S फेज में आकर के सेल ने अपना डीएनए क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस डीएनए को रखने की जगह को भी उसे रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस फेज के एंड पर, तो मान लीजिए यहां पर यह एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर हमने ये कहा कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो डबल स्ट्रैंडेड है। ये चीज कहां गई, एस फेज में। एस फेज में डीएनए को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। तो एंड ऑफ द एस फेज पर आप क्या देखेंगे कि इस क्रोमोसोम की 2 आर्म्स हैं। बड़े ध्यान से देखिए, इस क्रोमोसोम की 2 आर्म्स हैं, और
एक ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल और रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये रहा। सो डीएनए रेप्लिकेट किया और अब आप क्रोमोसोम की दो आर्म्स देख रहे हैं, दोनों आर्म्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर पर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। सो इन दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब तक ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर पे, दे आर आर्म्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जब तक दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम की दो आर्म्स हैं। मान लीजिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाए और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होकर के अपोजिट पोल पर पहुंचे, तो आप इनको अलग अलग क्रोमोसोम कहना शुरू करेंगे। सो जब तक जुड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम की दो आर्म है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद में जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गई, तब हम ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। सो आप जानते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में एक और क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। अभी हमने देखा ये होमोलोग इसका पड़ा हुआ होगा। सो उसने भी अपना डीएनए क्या किया होगा? रेप्लिकेट। तो आप ये समझ गए कि उसकी भी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी और उनके ऊपर भी रेप्लिकेटेड क्या पड़ा हुआ होगा? डीएनए। सो अब हम इनको भी क्या कहेंगे? ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इन दोनों को आप कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो देखिए, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड फॉर एग्जांपल ए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। देखिए, अब मियोसिस का एक बेसिक कंसेप्ट ये है। तो चलिए हम एक सेल एक हाइपोथेटिकल सेल लेते हैं और उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मियोसिस 1 में किस तरह से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। सो एक यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं, इसमें ये न्यूक्लियर एनवलप है और ऐसा मानते हैं, ऐसा एक बार सपोज करते हैं कि इसका डिप्लॉयड नंबर, सो आप डिप्लॉयड नंबर को क्या कहेंगे? 2n, वो 4 है। इसका मतलब इसके पास दो पेयर क्रोमोसोम के हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 की फॉर एग्जांपल 2 कॉपीज हैं और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी कितनी कॉपीज हैं? 2 कॉपीज हैं। हालांकि अभी मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूं, आपको इस तरह से ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको कंडेंस करके आपको दिखाया ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें कि किस तरह से ये इवेंट्स होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 4 क्रोमोसोम हैं या 2 पेयर्स हैं। और आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि हर एक पर एक एक मॉलिक्यूल डीएनए का पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब डीएनए कंटेंट भी इसमें 2C है और ये नंबर भी कितना है? 4 है। और ये कंडीशन G1 फेज में है। ये कंडीशन किस में है? G1 फेज में है और ये एक मियोसाइट है। मियोसाइट का मतलब ये हुआ कि ये वो सेल है जिसमें मियोसिस होगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई कि G1 पर इस सेल में हमने जो ये नंबर लिखा है 2n = 4 और 2C = 4, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए मियोसिस 1 में क्या होगा? मियोसिस 1 में ये जो 2 and 2C, ये जो 2 and 2C आपने कहा G1 फेज में जो सेल है, इसमें देयर वुड बी, इट विल एंटर इनटू द S फेज, नो डाउट अबाउट इट। सो मियोसिस 1 से पहले ये किस में एंटर करेगा? S फेज में। अपने डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। सो यहां पर डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद में G2 फेज में जाएगा, उसके बाद में मियोसिस 1 होगा और उसके बाद में एक और डिवीजन होगा, उसे आप कहेंगे मियोसिस 2। सो एक सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन्स। सो पहली चीज ये समझ लीजिए, मियोसिस में हमने ये कहा एक सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और उसमें हमने ये कहा कि ये 2 क्या हैं? सक्सेसिव सेल डिवीजन्स हैं। और ये जो पहला सेल डिवीजन है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर के 2n से कितना रह जाएगा? n रह जाएगा। इसीलिए आप इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसको आप रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और जबकि मियोसिस 2 में जो क्रोमोसोम नंबर है इट विल रिमेन n। सो ये क्या रहेगा? इसमें मियोसिस 2 के जो एंड रिजल्ट में जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन n। सो दैट मींस इट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस एंड देयरफॉर इज कॉल्ड एज एन इक्वेशनल डिवीजन। सो सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद में
दो सक्सेसिव सेल डिवीजन। अब हमें एक और चीज समझ में आ गई कि पहले सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, दूसरे में रिड्यूस होने के बाद में उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद आप देखेंगे व्हाट अबाउट डीएनए। सो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन, यहां पर भी डीएनए रिडक्शन होगा। सो यहां पर भी डीएनए रिडक्शन होगा। अभी हम देखेंगे ये कंटेंट रिड्यूस होगा 4C से 2C पहले, और दोबारा मियोसिस 2 में भी डीएनए का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 2C से कितना रह जाएगा, C रह जाएगा। सो इसका मतलब हालांकि क्रोमोसोम नंबर केवल मियोसिस 1 में रिड्यूस होता है, लेकिन रिडक्शन इन डीएनए दोनों डिविजन्स में होता है, मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी। इसीलिए जो गैमेट बनेगा उसका कंटेंट NC होगा। इसका मतलब उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, हर एक पेयर का एक एक मेंबर, उसके ऊपर 2 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। और जब ये गैमेट फर्टिलाइज करेगा अपोजिट सेक्स के गैमेट को, जिसका कंपोनेंट भी जिसका कंपोजिशन भी N और C होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस फर्टिलाइजेशन से 2N 2C जो कंडीशन है वो रीस्टोर हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर हो जाता है। और इसीलिए मियोसिस की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस यही है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में अक्रॉस द जनरेशन क्रोमोसोम्स को मेंटेन, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने का काम करता है। सो इस स्लाइड को अभी मैं रहने देता हूं, फिर ध्यान से देखिए। हमने कहा कि 2N 2C सेल ये G1 फेज में था, इसने अपना डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर उसके बाद 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन हुए। पहले सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, और डीएनए रिडक्शन दोनों में हुआ, पहले में भी और दूसरे में भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है उससे आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपसे वो कहें कि G1 में किसी सेल में इतने क्रोमोसोम हैं, तो ये बताइए कि मियोसिस 1 के बाद कितने होंगे, ये बताइए कि मियोसिस 2 के बाद कितने होंगे, डीएनए का कंटेंट इतना पिकोग्राम है, सो एस फेज के बाद कितना होगा, G1 के बाद कितना होगा, G2 के बाद कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम करके देखते हैं कि ये काम हुआ कैसे। अब ऐसे देखिए कि हमने ये कहा कि हमारा जो हमारा सेल था उसमें 2N was equal to 4 and 2C was equal to 4। सो मैंने इस तरह से ये एक सेल बनाया, और मैंने आपसे ये कहा कि इसमें हमारे पास दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और दोनों के ऊपर हमने ये कहा लेट अस मेक इट लाइक दिस। हमने ये कहा, या चलिए ब्लैक रंग में ही ले लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। हमने ये कहा कि हर एक के ऊपर एक एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये G1 फेज है। यहाँ पर 2N is equal to 4 chromosome number and 2C is equal to 4 which is actually DNA molecules। अब हमें ये पता है कि ये सेल जाएगा सिंथेसिस में, S फेज में, और अपना DNA रेप्लिकेट करेगा। तो आपको याद आ जाएगा कि जैसे ही ये अपना DNA रेप्लिकेट करेगा तो हर एक क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगी। आपको दिखाई वो ज़्यादा देंगी सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द एस फेज व्हाट यू विल सी इज कि इस सेल के अंदर हमने ये देखा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपना जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करा, और हर एक क्रोमोसोम की एक्चुअली 2 आर्म्स हैं। सो हर एक क्रोमोसोम की 2 आर्म्स हैं, और मैंने ये आपको बताया था कि जब तक ये दोनों जुड़ी हुई है इट इज एक्चुअली अ सिंगल क्रोमोसोम। जब तक ये दोनों सेंट्रोमियर पे एक साथ जुड़ी हुई हैं तो ये सिंगल क्रोमोसोम है। तो देखिए यहां पर अभी भी क्रोमोसोम नंबर 2N is equal to 4 है। ये बात मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन डीएनए के मॉलिक्यूल्स 8 हैं, सो आप देख सकते हैं 4C is equal to 8। सो दैट मींस एट द एंड ऑफ द एस फेज दिस वुड बी द कॉम्प्लीमेंट। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब तक ये जुड़े हुए हैं दे आर अ सिंगल क्रोमोसोम। अब ये सेल G2 के बाद में किस में जाएगा, मियोसिस 1 में जाएगा। और मियोसिस 1 में आप जानते हैं देयर विल बी पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड देन देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ नॉन सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस, लेकिन आप कहेंगे तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं इस काम को करूंगा। अब आप देखिए इस सेल को याद करिए। अब आप ये सोचिए कि ये सेल किस में जा रहा है, मियोसिस 1 में जा रहा है। तो मियोसिस 1 के बीच में करीब करीब इस तरह होगा, अगर मैं बाद में इसको
को देखूं तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोफेज 1 के एंड के आसपास न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है सो अब और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पेयर दिखाई दे रहे हैं, और ये टर्मिनलाइज्ड कियासमेटा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। याद करिए ये प्रोफेज 1 के एंड पर मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इधर देखें बड़े ध्यान से सो हम एक और पेयर बना सकते हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, इनके बीच में पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुई जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और अब आप ये दो पेयर देख रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम किस कंडीशन में पड़े हैं, पेयर्ड। आप इनको बाइवेलेंट या टेट्राड एक्चुअली कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसके बाद आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके हैं और उसमें से निकल रहे हैं स्पिंडल, और स्पिंडल जो काइनेटोकोर स्पिंडल हैं वो आकर के अटैच होना शुरू करेंगे काइनेटोकोर को। काइनेटोकोर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के चारों तरफ होता है और जो कि प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और उसके बाद में लेंथ की एडजस्टमेंट की वजह से ये सारे के सारे कहां पर आते हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं। तो चलिए इसको खींच करके इक्वेटोरियल प्लेट पर लेकर के आते हैं। सो हमने कहा कि ये मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गया। इस चीज को आप कहेंगे कि ये स्टेज मेटाफेज 1 है। सो दिस स्टेज इज मेटाफेज 1। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अपोजिट पोल से देखिए ये सेंट्रोमियर पे इस तरह से काइनेटोकोर पे स्पिंडल आकर के अटैच हो गए और कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल होगा। यहां पर मैं माइटोसिस की स्टेज आपको याद दिला देता हूं। अगर इसी सेल में माइटोसिस हो रहा होता, सो इफ देयर वर माइटोसिस, तो क्या होता। देखिए ये डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें पेयरिंग नहीं होती, उसमें पेयरिंग नहीं होती, और ये जो हर एक क्रोमोसोम है इंडिविजुअली मेटाफेज प्लेट पर आता। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। प्लीज रिमेंबर दिस कि यहां पर पेयरिंग नहीं होती लेकिन इंडिविजुअल क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आता। और आप ये देख रहे हैं कि ये सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम से हमने ये कहा कि फर्क ये पड़ता कि ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल हैं एक ही क्रोमोसोम को अपोजिट पोल से पकड़ लेते, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। देख रहे हैं एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे एक स्पिंडल इस तरफ से और एक स्पिंडल इस तरफ से। जबकि यहां पर मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, मियोसिस 1 में क्या हो रहा है कि हर पेयर के एक मेंबर को एक तरफ के स्पिंडल ने पकड़ा हुआ है। सो मुझे उम्मीद है माइटोसिस और मियोसिस 1 की मेटाफेज प्लेट पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां से अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह मियोसिस में रिडक्शन हुई किस लिए है। अब आप देखिए यहां पर शॉर्टनिंग होगी काइनेटोकोर स्पिंडल की, और वो पुल करेंगे, और पुल करने की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एनाफेज 1 में एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाएंगे। सो बहुत ध्यान से देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि यहां से ये स्पिंडल जब शॉर्टन होगा, ये स्पिंडल जब शॉर्टन होगा तो ये पुल करेंगे, ये दोनों के दोनों जो मेंबर्स हैं ये सेपरेट होंगे, और पूरा का पूरा एक होमोलोग क्रोमोसोम दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जिसकी एसोसिएटेड है इस पोल पर आएगा, और यहां से भी इस पोल के ऊपर आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम यहां पर होगा। सो अगर हम ये देखें कि एग्जैक्टली क्या होना है, सो हमें ये समझ में आ गया कि यहां पर लेट मी सी इफ आई एम एबल टू डू दिस थिंग एंड लेट अस एक्चुअली डू समथिंग के लेट अस ट्राई कि हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जब पुलिंग हुई सो हमने ये कहा कि ये चीज़ यहाँ से सेपरेट होकर के यहाँ पहुँच गई। सो देखिए एक होमोलोग इस एंड पर पहुँच गया अब, और आप ये समझ सकते हैं कि दूसरा होमोलोग दूसरे एंड पर पहुँच गया। So this is just give me a moment. I hope you are understanding what we are doing here. देखिए एक मेंबर यहाँ आ गया और एक मेंबर यहाँ आ गया, दोनों सेपरेट हो गए। हालांकि अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड हैं और सेंट्रोमियर एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में स्प्लिट नहीं करता है। दैट इज द रीजन ऑफ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। सो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 पर हमने ये कहा कि सेंट्रोमियर
स्प्लिटिंग नहीं होती है। सो कुछ इसी तरह की चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। सो लेट अस ट्राई अगेन, इट लुक्स गुड। सो कोशिश करते हैं इसको करने की। देखिए, नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग इन टेक्नोलॉजी दैट वी कैन एक्चुअली शो समथिंग। देखिए क्या बढ़िया बात हो गई, ये यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से हमने ये कहा कि ये वाला भी इधर आ गया। सो बड़े ध्यान से अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा। और लेकिन यहां माइटोसिस में क्या होना है, जब ये काइनेटोकोर स्पिंडल खींचेंगे तो प्रेशर आएगा सेंट्रोमियर पे और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने की वजह से एक सिस्टर क्रोमैटिड यहां, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहां, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहां, एक यहां, और ऐसा चारों क्रोमोसोम्स पे होगा। सो अब की बार मैं टेक्नोलॉजी ट्राई नहीं करूंगा, अब की बार मैं स्ट्रेट अवे आपको दिखा देता हूं कि इसकी वजह से होगा क्या। इसकी वजह से होगा ये कि यहां से हमने ये कहा कि लेट अस से कि इसकी वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। सो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए और हर एक पोल के ऊपर हमने ये कहा कि इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमैटिड्स पहुंच गए। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और ये यहां पर पहुंच गए। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, माइटोसिस में और मियोसिस के एनाफेज 1 में। यहां फिर मैं शायद तीसरी चौथी बार कह रहा हूं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ। उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस बनाया जाएगा आगे टीलोफेज 1 में, फिर 2 सेल बनेंगे। अब आप हर एक सेल में देखिए, एक सेल में बेसिकली आप देखिए यहां पर कितने क्रोमोसोम है। सो लेट अस ट्राई टू रिमूव दिस थिंग। इसको हम हटा देते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए कि जब आपके पास 2 डॉटर सेल बने मियोसिस 1 के बाद में, तो यहां पर बताइए टोटल क्रोमोसोम कितने हैं। सो आंसर है 2। क्यों 2 हैं? क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड हैं। सो मैंने ये कहा कि इस एक सेल का क्रोमोसोम नंबर n = 2 हो गया है। अब आप ये बताइए कि यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं। सो आंसर है 4। सो दिस बिकम्स 2C = 4। I hope this thing is now absolutely clear. Same will be true for this. This is also n = 2 and 2C = 4. अब आप बड़ी अच्छी से समझ सकते हैं कि जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो अब की बार एक ही क्रोमोसोम को अपोजिट जो एंड से जो स्पिंडल आ रहे हैं वो पकड़ेंगे और उसकी वजह से एनाफेज 2 में एक्चुअली सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। और ये नंबर एक्चुअली हर एक सेल में n = 2 ही रहेगा, क्योंकि हर एक में एक एक सिस्टर क्रोमैटिड पहुंचेगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद में और इनके सेपरेट होने के बाद में इनको इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहा जाएगा। लेकिन डीएनए कंटेंट एक बार और रिड्यूस हो जाएगा। वो कितना रह जाएगा? C = 2। और जो गैमेट्स बनेंगे वो N और C बनेंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद में 2C2N कॉम्प्लीमेंट रीस्टोर हो सके। सो दिस इज द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स इन द मियोसिस। सो बहुत ध्यान से आपने ये वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया। अब उस तरह के क्वेश्चंस कोशिश करिए अगर आप अटक रहे हैं कि इस सेल इस स्टेज पर अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर है, इतना डीएनए कंटेंट है, तो बताइए कि मियोसिस 1 के इसमें कितना होगा, उसमें कितना होगा। इस तरह के आप क्वेश्चंस कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको ये लगता है कि हमें हर एक स्टेज पढ़ानी है, सो प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में डालिए। आई विल डू अ मोर इलैबोरेट डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ मियोसिस 1 in another video. Thank you for your time. Thank you so much.